हम लोगों ने नेस्टेड इफ की, इफ इज एंड इफ इज और की दो एग्जांपल्स पे वर्किंग करी है। इंशाल्लाह वी लुकअप एश लुकअप की भी दो एग्जांपल्स में तुम लोग को वर्किंग करवाऊंगा। ऑलमोस्ट वी लुकअप की तो हाँ 3 एग्जांपल्स हैं और एश लुकअप की इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, ताकि हर लिहाज से इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा जी, स्टार्ट करें हम लोग वी लुकअप का चैप्टर। पहली बात तो ये कि वी का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप मतलब तलाश करना। वी मतलब वर्टिकल और लुकअप मतलब तलाश करना। वी लुकअप के लिए स्टूडेंट्स मेरी दो बातें याद रखिएगा। वी लुकअप के लिए मेरी दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि वी लुकअप इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा होता है। गौर से सुनिएगा। पहली बात ये, वी लुकअप डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर कोई क्राइटेरिया है तो वी लुकअप अप्लाई होगा। अगर कोई क्राइटेरिया टेबल नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप वी लुकअप लगा सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसको टारगेट करते हुए, किसको बेस बनाते हुए, क्राइटेरिया टेबल के पहले कॉलम को बेस बनाते हुए वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, नहीं समझ आया तो फिर से सुनो। पहली बात मैंने ये बताई कि वी लुकअप डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर कोई क्राइटेरिया टेबल है तो वी लुकअप अप्लाई होगा। अगर कोई क्राइटेरिया टेबल नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप वी लुकअप लगा सकते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, किसको टारगेट करते हुए, किसको बेस बनाते हुए, क्राइटेरिया टेबल के पहले कॉलम को बेस बनाते हुए, बुनियाद रखते हुए वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। आगे बस समझ में क्लियर है। अब यहाँ पर आके देखो वी लुकअप की एग्जांपल 1 आ रही है हमारे पास। यहाँ पे मेरे कुछ एम्प्लॉइज हैं, ये उन्होंने कुछ सेल्स करी और मुझे यहाँ पर आके इनको कमीशन देना है। मुझे क्राइटेरिया टेबल बना के दे दिया गया है बराबर में। यहाँ पे आके मुझे यही कह रहे हैं कि भाई 0 पे 0 कमीशन देना है, 3,000 पे 500 रुपये कमीशन देना है, 6,000 पे 1,000, 9,000 पे 2,000, 12,000 पे 3,000। अब जैसे ही यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया है तो फौरन मैं क्लिक करूंगा कि यहाँ पे वी लुकअप का साइन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्राइटेरिया टेबल आ रहा है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले वो ये कहता है कि मुझे लुकअप वैल्यू आप बता दो कि टारगेट क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने अभी बताया वी लुकअप डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे और पहले कॉलम। बेस किसको बनाते हैं? हमेशा पहले कॉलम को। पहला कॉलम कौन सा है यहाँ पे? सेल का। तो हमें पता ये चल गया कि भाई हमें टारगेट किसको बनाना होगा? अपनी सेल को बनाना होगा। लेकिन सिलेक्शन कहाँ से होगी? जहाँ पे मेन डेटा मौजूद है। सिर्फ यहाँ से देखना है कि टारगेट है क्या। लुकअप वैल्यू देखने के लिए आप पहला कॉलम देखोगे कि पहला कॉलम है क्या। लेकिन सिलेक्शन लुकअप वैल्यू की यहाँ से नहीं होगी। सिलेक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पे मेन डेटा मौजूद है। यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई हमें पता चल गया सेल को टारगेट बनाना है, लेकिन असल सेल थी कहाँ? लुकअप वैल्यू क्या थी? ये थी, राइट। कॉमा। वो कहता है यार लुकअप वैल्यू तो दे दी, टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से तलाश करूं? मैंने कहा ये पड़ा हुआ पूरा टेबल, यहाँ से तलाश करूं। F4 प्रेस करोगे फ्रीजिंग के लिए, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, कॉमा। वो कहता है यार तुमने मुझे लुकअप दे वैल्यू दे दी, वेल एंड गुड। तुमने मुझे क्राइटेरिया टेबल भी बता दिया, यहाँ से तलाश करना है, वेल एंड गुड। लेकिन अब देखो ये इस क्राइटेरिया का ये अलग कॉलम है, ये अलग शीट बनी हुई है क्राइटेरिया की। ये इसका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। मुझे ये बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या हमें यार? हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या? सिंपल, हमें यहाँ पे चाहिए वेरी गुड कमीशन। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? कमीशन की। तो अब जैसे कि मैंने कहा ये बिल्कुल एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग शीट बनी है। ये इस क्राइटेरिया का पहला कॉलम है और ये इसका दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे कमीशन कौन से कॉलम है आपके पास? सेकंड कॉलम है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ट्रैक करो उसको नीचे तक। ये देख लीजिए। मुझे जरा ये बताइए, 10,500 पे ये 2,000 रुपये कमीशन दे रहा है, सही दे रहा है स्टूडेंट या गलत दे रहा है? बताइए जरा। 10,500 पे 2,000 कमीशन सही है या गलत है? बताएं। तमाम स्टूडेंट्स अपना माइंड ओपन करें और आंसर दें मुझे।
10,500 पे 2,000 कमीशन सही आ रहा है या गलत आ रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। क्योंकि अगर आप ज़रा गौर करें तो ये जो लाई कर रहा है इस क्राइटेरिया में लाई कर रहा है। 9,000 से लेके 11,999 तक कितना देना था? 2,000 देना था। बिल्कुल सही दे रहा है, देख लो। यहाँ पे नील क्यों दिया यार इसे? यहाँ पे नील क्यों दे रहा है इसे? हाँ यासिर, अभी करता हूँ, रिपीट भी करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं, अभी 1 मिनट रुको, रिपीट फिर से करवाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि हमने अपना कमीशन देना ही कहाँ से स्टार्ट करा है? 3,000 की सेल से करा है। अगर इसका यहाँ पे 2,999 भी होगा तब भी क्या शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कमीशन देना ही कहाँ से स्टार्ट करा है? 3,000 की सेल से करा है। आगे भी समझ में। एक मरतबा फॉर्मूला फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखिएगा। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कहता है भाई मुझे लुकअप वैल्यू बताएं आप। लुकअप वैल्यू के बार बार कह रहा हूँ कि पहला कॉलम देखा जाएगा। पहला कॉलम कौन सा आपके पास? सेल का। तो हमें पता ही चलेगा कि भाई टारगेट्स बनाना है, आपने अपनी सेल को बनाना है। लेकिन सिलेक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पे मेन डेटा मौजूद है। तो असल सेल थी कहाँ? ये थी असल सेल, कॉमा। वो कहता है यार आपने लुकअप वैल्यू तो दे दी, वेल एंड गुड, लेकिन ये तो बताओ मुझे टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से तलाश करूँ? मैंने कहा ये पड़ा पूरा टेबल, यहाँ से तलाश करो। F4 प्रेस करोगे फ्रीजिंग के लिए। F4 प्रेस करोगे फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। अब वो कहता है कि यार आपने मुझे लुकअप वैल्यू बता दी, टेबल बता दिया, लेकिन ये तो बताओ आपको रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ से? हमें चाहिए क्या था? कमीशन चाहिए था ना। ये एक बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है। ये इसका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। कमीशन कौन से कॉलम में था? सेकंड कॉलम में था, तो इसलिए मैंने क्या दिया? टू, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए। अब क्लियर है याद से फॉर्मूला? आगे समझ में स्टूडेंट। तो ये था आपके पास वी लुकअप। अच्छा, जरा गौर करिएगा। अगर, चलो पहले मैं ये बता दूं। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि यार F4 का जो डॉलर का साइन लगाते हैं रेंज को फ्रीज करने के लिए, फिक्स करने के लिए, मैंने कहा था वी लुकअप में इसका कौन सा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखो, जहां मैंने रेंज को फिक्स करा हुआ है, फ्रीज करा हुआ है, रेंज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इनफैक्ट नीचे वाले फॉर्म में पे आओ, ये देखो सेम है। इनफैक्ट आखिरी वाले फॉर्म में पे आ जाओ, सेम है। रेंज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं अपने फॉर्मूले में F4 प्रेस नहीं करता इस वक्त, ये मैंने रेंज ली, कॉमा टू, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी तो आंसर सही आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम डेटा है। लेकिन अब मैं तुम लोग को अगर दिखाऊं ना, ये देखो, ये सेम है। लेकिन जब तुम लोग नीचे आओगे, ये देखिए। इनफैक्ट अगर लास्ट वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, ये देखो क्या करा उसने? वो ब्लैंक रेंज उठा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रेंज को फिक्स नहीं करा, फ्रीज नहीं करा। अब अगर ये डेटा इस वक्त मेरे पास नीचे बड़ा होता और मैं नीचे फॉर्मूले को ड्रैग करता, तो नीचे मेरे पास यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाता है, एन ए का, नॉट अवेलेबल का। वजह? क्योंकि ये आपके पास ब्लैंक रेंज उठा लेता है, क्योंकि आपने फिक्स नहीं करा हुआ। लेकिन जहां आपका फॉर्मूला फिक्स हुआ हुआ था, ये देख लीजिए, तो ये रेंज भी सेम है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट वाले फॉर्म में आ जाऊं तब भी रेंज फिक्स है। रेंज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, रेंज हिलती नहीं है। तो अब आई थिंक जिन स्टूडेंट को डॉलर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो F4 डॉलर का साइन रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए लगाया जाता है। आगे बस समझ में क्लियर है? एक और सवाल मेरा आप तमाम स्टूडेंट से। अगर मेरे पास फिलहाल ये क्राइटेरिया नहीं आता और कुछ इंस्ट्रक्शंस आती, और वो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती, गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं कहता, इफ द इम्प्लाई टोटल सेल is greater than equal to 12,000, so the true value is 3,000. If the implied total sale is greater than equal to 9,000, so the true value is 2,000. If the implied total sale is greater than equal to 6,000, so the commission is 1,000. If the implied total sale is greater than equal to 3,000, so the commission is 500. Otherwise none. क्या अप्लाई होगा?
क्या अप्लाई करेंगे फिर बताइए। वी लुकअप तो लगता ही नहीं ना सिर्फ मेरे दोस्त, मैं तो कह रहा हूँ ये क्राइटेरिया तो आता ही नहीं। ये जो मैंने डिक्टेट करा है इंस्ट्रक्शन, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। वेरी गुड। जिन स्टूडेंट ने नेस्टेड इफ का आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर फिर इस्तेमाल होता है नेस्टेड इफ, क्यों? क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस आती हैं और वो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर आके एक से ज्यादा कंडीशंस, एक से ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए, वहां पर आके नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेस्टेड इफ क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन या एक से ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए, वो आपकी नेस्टेड इफ कहलाती है। तो एक्सेल में एक चीज को करने के कई तरीकेकार हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे भी समझ में क्लियर है? तो ये थी वीलुकअप की एग्जांपल 1। अब आ जाता हूँ वीलुकअप की एग्जांपल 2 पे। ये मैं तुम लोग से पूछ के अप्लाई करूंगा, खुद नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे मुझे। अब यार यहाँ पे देखो, मेरे कुछ कस्टमर्स हैं कंपनी के, और ये उनके अकाउंट नेम दिए, यानी कि उनके अकाउंट नंबर दिए मैं, और ये मेरे कस्टमर्स के अकाउंट नेम दिए मैं। जूम कर देता हूँ, आसानी हो जाता है। जी, तो मैं ये बता रहा था कि मेरी कुछ कंपनी के कस्टमर्स के नेम दिए हुए हैं, उनके अकाउंट नंबर दिए हुए हैं। ये जो छोटा डेटा है ऑप्शनली बेतहाशा बड़ा डेटा हो सकता है आपके पास। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जिस कस्टमर का भी अकाउंट नंबर डालूँ ना, उसका अकाउंट नेम ऑटोमेटिकली आ जाए। मेरा पहला सवाल आप तमाम लोगों से ये है, पहले तो मुझे जल्दी से ये बता दो, फॉर्मूला कौन से सेल में अप्लाई करूंगा? सेल नंबर बताइएगा मुझे। मैं चाह रहा हूँ अकाउंट नंबर डालूं और अकाउंट नेम आ जाए, तो कौन से सेल में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? सेल नंबर बताइए मुझे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, माशाल्लाह यार, इस वक्त ऑलमोस्ट 40+ स्टूडेंट क्लास में ऐड हुए हैं, और जो आंसर आ रहा होता है तकरीबन 15+ या 18+ का आंसर आ रहा होता है। तो भाई बाकी जिन लोगों की लाइट गई है, वो भी अपनी लाइट को ऑन कर लें और तमाम स्टूडेंट आंसर दें। गलत आंसर देंगे कोई मसला नहीं है, मैं वही बारहा कह रहा हूँ कि गलत नहीं बोलोगे या गलत नहीं बताओगे तो सीखोगे कैसे? तो गलत बोलोगे ना, कोई ऐसा इशू, कोई सजा कोई मिल रही है यहाँ पे यार। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा? जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया है B23, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। फॉर्म देखें, हमेशा याद रखें, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूला भी वहीं लगता है। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी? यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमें कमीशन की, तो फॉर्मूला भी कहाँ लगा था? कमीशन में लगा था। सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि अकाउंट नंबर डालूं, अकाउंट नेम आ जाए। तो रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है अकाउंट नेम की, तो फॉर्मूला भी कहाँ लगेगा? अकाउंट नेम में लगेगा ना, B23 में। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सोच समझ के मुझे बताइए सेल नंबर कौन सा सिलेक्ट होगा? जी स्टूडेंट, सेल नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। सेल नंबर मेरे दोस्तों, जो कोई सिर्फ अल्फाबेट टाइप करो, जी वगैरह, पूरा सेल नंबर बताइए मुझे। वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स का आंसर दिया है B22, बिल्कुल सही आंसर है। देखें, अभी मैंने बताया वी लुकअप के लिए पहला कॉलम देखना होता है कि टारगेट्स को बनाना है। यहाँ से आपने देखें, चलो मैं ऊपर वाला बताता हूँ तुम लोग को। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इस हटा दो, इस फॉर्मूले को छोड़ दो। यहाँ पे तुम लोग ने ये देखा था कि टारगेट क्या था? सेल था। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करा इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, तो क्या ये वाली सेल सेलेक्ट करी है ये वाली? ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ पे मेन डेटा मौजूद था, आपने वो सेल सेलेक्ट करी थी, यानी कि B3। सिर्फ देखना होता है यहाँ पे कि पहला कॉलम है कौन सा। सिलेक्शन कहाँ पे होती है? जहाँ पे मेन डेटा मौजूद है। अदनान, वही समझा रहा हूँ मेरे दोस्त, कि यहाँ से सिर्फ देखना है। सिलेक्शन कहाँ पे होती है? जहाँ पे मेन डेटा मौजूद है। अब जैसे आप लोगों ने आंसर दिया कि सर आप फॉर्मूला लगाएंगे B23 में, ये तो बिल्कुल सही था, वी लुकअप। अब पहला कॉलम आप लोग देखेंगे कि पहला कॉलम है कौन सा। पहला कॉलम कौन सा था? अकाउंट नंबर का था, ऐसा ही है ना। लेकिन अब सिलेक्शन ये वाली नहीं होगी ना, ये वाली नहीं। जहाँ पे मेन अकाउंट नंबर लिखना है, सिलेक्शन वो वाली होगी। अकाउंट नंबर लिखना का था, जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया B22, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। कॉमा। आगे बताओ भाई, आगे क्या करें?
वेरी गुड। रेंज किसकी रेंज दें, ये वाली रेंज दे दें भाई, क्राइटेरिया रेंज आएगी, टेबल की रेंज आएगी। वेरी गुड, रेंज आ गई। आगे रेंज दे दिया मैंने, आगे बताओ। नहीं यहाँ पे फ्रीज नहीं कर रहा मैं, वजह बताता हूँ उसकी अभी। आगे बताओ, आगे क्या आएगा। फ्रीज नहीं करा मैंने इसको, वजह भी मैं बताता हूँ। वेरी गुड। कॉमा 2 और कॉमा 0, 0 का कॉन्सेप्ट भी देता हूँ मैं भी। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब मैं करता हूँ मिसाल के तौर पे 6543, सही दे रहा है आंसर। चेंज करो 9876, ये देखिए क्लियर स्टूडेंट। अब गौर से देखिएगा यार फॉर्मूला इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। पहली बात ये, टारगेट किसको बनाना था, टारगेट बनाना था अकाउंट नंबर को। अकाउंट नंबर लिखना कहाँ था, यहाँ पे लिखना था। तो ये आपका लुकअप वैल्यू हो गई, ये आपकी टारगेट वैल्यू हो गई। कॉमा कहता है यार तूने ये लुकअप वैल्यू तो बता दी, टेबल कहाँ है, कहाँ से तलाश करूँ। मैंने कहा यार ये पड़ा पूरा टेबल, यहाँ से तलाश कर लो। याद रखो यहाँ पे मैंने F4 प्रेस नहीं करा, रेंज को फिक्स नहीं करवाया, फ्रीज नहीं करवाया। वजह, वजह ये है यहाँ पे मुझे फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना नीचे तक, नीचे तक इसको ड्रैग नहीं करना है। तो यहाँ पे F4 करने की F4 करता क्यों, क्योंकि जब मैं रेंज को नीचे ड्रैग करता हूँ तो मेरी फ्लक्चुएशन हो जाती है, ये रेंज हिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले को तो मुझे ड्रैग ही नहीं करना ना यार, मैं तो सिंपल सिंपल खेल रहा हूँ ना यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम डाल रहा हूँ, आंसर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो रेंज की फ्लक्चुएशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ अगर इस फॉर्मूले को मुझे नीचे ड्रैग करना होता, तब मैं लाजमी फिर यहाँ पे F4 प्रेस करता, क्योंकि फिर मुझे खतरा होता कि यार अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये रेंज मेरी फ्लक्चुएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बस नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे F4 करो या ना करो, ये आप पे डिपेंड करता है। कर भी दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे तब भी तुम्हारे पास आंसर आ चुका है, ये देख लो। सही है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जहां फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना है तो वहां F4 करें या ना करें, ये आप लोग की मर्जी है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे मेरी मर्जी, मैंने नहीं करा, आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा वो कहता है यार रेंज तो दे दी, लेकिन ये तो बताओ इसमें से रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या। हमें क्या चाहिए था, अकाउंट नेम चाहिए था। अकाउंट नेम यहाँ पे कौन से कॉलम में था, सेकंड कॉलम में था ना, तो इसलिए मैंने क्या दिया है 2 दिया है। कॉमा 0 को लगाया है एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ पे जिसको ये भी कहा जाता है कि फॉर असेंडिंग, फॉर सॉर्टिंग पर्पस। सॉर्टिंग क्या होती है, ए से लेके जेड तक कोई फील्ड लिखी है तो असेंडिंग होती है, और जेड टू लिखे तो वो क्या होती है, डिसेंडिंग। यानी 1 से 10 तक काउंटिंग करता हूँ असेंडिंग, 10 to 1 करता हूँ तो वो डिसेंडिंग होती है। तो याद रखो जब कोई ऐसा क्राइटेरिया टेबल आ जाए जो ना असेंडिंग में शो हो रहा है ना डिसेंडिंग में, तो उसके लिए कॉलम नंबर के बाद 0 या फॉल्स लिखा जाता है। फॉल्स लिखो या 0 लिखो, बात एक ही होती है। मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं तब भी आंसर आ जाएगा, ये देख लो। चेंज करो, ये देख लीजिए सही है। ऊपर वाले में 0 फॉल्स क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जैक्ट क्राइटेरिया था, एग्जैक्ट मैचिंग हो रही थी। यहाँ पे हमें 0 या फॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सही है ना, ऊपर वाले क्राइटेरिया में हमें एग्जैक्ट मैच हो रहा था, तो हमें यहाँ पे 0 या फॉल्स की रिक्वायरमेंट। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, ये असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, तो इसके लिए कॉलम नंबर 0 या फॉल्स लिखा जाता है। ये याद रखें। इसको दूसरे मायनों में ये भी कहा जाता है कि एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 या फॉल्स लिखते हैं हम लोग। सही है। हसाम अगर ऑलरेडी है, अगर फिर भी दे दोगे तो वो फिर एरर शो कर देगा, फिर वो आंसर नहीं देगा। जब ऑलरेडी है तो फिर क्यों छेड़खानी कर रहे हो मेरे दोस्त, जाने दो जैसा जा रहे हैं। सही है। तो खैर ये थी VLOOKUP की एग्जाम्पल 2। क्लियर है स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2 भी। आगे बढ़े। सही है, गुड। और लास्ट एग्जाम्पल है VLOOKUP की एग्जाम्पल 3 है। ये भी एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। अच्छा जी, थोड़ी सेल वगैरह चेंज कर लें यहाँ पे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर दोनों तरफ तो सेम है। अच्छा जी, एक्यूरेट मैच के लिए होता है वो, है ना, वो एक्यूरेट मैच के लिए होता है, लेकिन ट्रू का इस्तेमाल करा नहीं जाता, ये याद रखिएगा। सिर्फ एग्जैक्ट मैच करने के लिए फॉल्स का इस्तेमाल होता है, एक्यूरेट मैच का नहीं होता, वो ट्रू एक्यूरेट मैच के लिए होता है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास VLOOKUP की एग्जाम्पल 3 है। दो डेटा मेरे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है जनवरी का डेटा,
एक आ रहा है मेरे पास फैब का डेटा। फैब में हुआ क्या है, फैब में मेरे पास नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हो गए यहाँ पे। फैब में क्या हुआ है, नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हो गए। ये तो बहुत छोटा डेटा है। ऑफिशियली डेटा कहीं 50 फील्ड में भी जा सकता है, 100 फील्ड में जा सकता है, 1000 फील्ड में जा सकता है। अगर ये मिसाल के तौर पे 50 100 या 1000 तो बहुत दूर की बात है। अगर ये 50-60 का डेटा होता और इसमें नए और पुराने तुम्हारे दोनों कस्टमर सपोज कर लो मिक्सअप हो गए। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तुम्हें ये फिल्ट्रेशन करनी है। तुम्हें ये कहा जाता है कि अब तुम्हें कहा क्या जा रहा है, क्यूरी क्या है, गौर से सुनो। तुम्हारा मैनेजर तुमसे ये कहता है कि यार इसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमारे पुराने कस्टमर कौन से हैं और हमारे नए कस्टमर कौन से हैं। आप ये काम ये करो कि इसमें जितने नए कस्टमर ऐड हुए ना, तो उनके सामने तो NA लिखा हुआ आ जाए, यानी कि नॉट अवेलेबल। और जो पुराने, उनके सामने उनका नाम आ जाए। इससे फायदा क्या होगा, जहां जहां NA लिखा हुआ आ रहा होगा मैं आराम से पहचान लूंगा कि यार ये मेरे नए कस्टमर हैं, और जहां नाम लिखा हुआ आ रहा होगा मैं आराम से डायग्नोस कर लूंगा कि मेरा पुराना कस्टमर है। मिसाल के तौर पे रियान, अब रियान यहाँ पे कहीं भी नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, NA आना चाहिए। राहिल, राहिल दोनों तरफ है तो यहाँ पे नाम आना चाहिए। पहले तो ये भी बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है तमाम स्टूडेंट्स को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को? सही है, गुड। यहाँ पे लगेगा वी लुकअप। आगे बताओ। सेल नंबर बताइए, सोच समझ के सेल नंबर बताइए, कौन सा सेल सिलेक्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट्स, सोच समझ के। जी बाकी तमाम स्टूडेंट भी भाई। अच्छा जी, कुछ मैक्सिमम आंसर सही आया, कुछ का आंसर आ रहा है। हाफिज मैं ये चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे फैब की लिस्ट में नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हुए हैं यहाँ पर। तो मेरा मैडम इसी ये कहता है कि वो ये चाह रहा है कि भाई यहाँ पे जो नए कस्टमर है उनके सामने NA लिखा हुआ जाए, यानी कि नॉट अवेलेबल, और जो पुराने कस्टमर है उनके सामने उनका नाम लिखा हुआ जाए। यानी कि आसान अल्फाज में हाफिज वो ये चाह रहे हैं कि अब रियान है तो रियान नया कस्टमर है ना, यहाँ पे नहीं है रियान, तो रियान के सामने NA लिखा होना चाहिए। राहिल दोनों तरफ है, तो यहाँ पे राहिल के सामने उसका नाम लिखा होना चाहिए। तो अब मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि टारगेट इसका बनाएंगे। जिन स्टूडेंट का आंसर आया है कि E47, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। E47 को आप टारगेट बनाएंगे। आगे बताओ, आगे क्या सिलेक्ट करूंगा, आगे क्या आएगा? वेरी गुड। अच्छा एक और बात, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ऊपर वाले जो दोनों फॉर्मूले मैंने समझाए, ऊपर मैं तुम लोग को लिख के बता रहा था बकायदा कि भाई ये देखो ये क्राइटेरिया रेंज है, और यहाँ पे मैंने लिख के बताया था कि ये तुम्हारा क्राइटेरिया टेबल है, और यहाँ पे भी लिख के बताया था ये क्राइटेरिया टेबल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे परफॉर्म करा रहा हूँ तो मैंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इसमें क्राइटेरिया कौन सा है। और ऑफिशियली जब वर्क करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता कि ये क्राइटेरिया है, वो आपको खुद पहचानना होगा। और खुद कैसे पहचानोगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आगे समझ में? तो जैसे कि अभी अब मैं पूछ रहा हूँ कि टारगेट तो बना दिया 47, क्राइटेरिया टारगेट क्या है, तो आंसर आया जनवरी, बिल्कुल सही है। आगे बताओ, आगे क्या होगा? F4 नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आगे बढ़िए। यहाँ पे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स करवाना है, रेंज को ड्रैग करना है हमें। कॉमा, आगे रेंज हो गई, फ्रीज हो गया, आगे क्या लेंगे? वेरी गुड, जबरदस्त, 1। और मैच करवाना है ना, इसको एग्जैक्ट मैच करना है हमें। वेरी गुड, 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ड्रैग करो इसको नीचे तक। ये देख लीजिए, ये कौन है जनाब हमारे पास, रियान और उसामा कहीं भी नहीं है, मैंने आ गया। बाकी राहिल, असद, नबील दोनों तरफ आ रहा है, ये देख लो नाम आ गया समझ में। आपको ये कहे कि सर ये तो आमने सामने सामने नाम लिखे हुए हैं, अगर नाम आगे पीछे हो, सीक्वेंस चेंज हो, तो कोई इशू नहीं है, जब भी आ जाएगा। बता देता हूँ, मैं करके बता देता हूँ। नबील को मैं ऊपर ले आता हूँ,
और राहिल को मैं नीचे ले आता हूँ। इसके पीछे एक ट्रिक है तनवीर, हिंट मैं दे देता हूँ। लास्ट क्लास में भी आई थिंक मैंने एक हिंट दी थी। यहाँ पे कौन सा नाम था यार, राहिल था ना आई थिंक। ये देख लो, सही है। बेशक आपके नाम सीक्वेंस चेंज है तब भी वो आंसर देगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तनवीर ने ये पूछा कि सर अगर हम ये देना चाहें कि न्यू कस्टमर लिख दें एनए की बजाय, तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसमें एक फॉर्मूला इसके साथ ऐड करवाना पड़ेगा। हिंट दे देता हूँ, अप्लाई करने की कोशिश करना, वरना इंशाल्लाह आगे जाके मैं खुद समझा दूंगा। इफ एरर, इफ एरर, हिंट मैंने दे दिए। आप आगे आप पे डिपेंड करता है तनवीर, ट्राई करना, वरना इंशाल्लाह आगे जाके मैं खुद समझा दूंगा। सही है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं समझ आया तो भाई देख लो फिर से, कोई मसला नहीं है। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। पहली बात ये यार कि कुछ स्टूडेंट का अच्छा आंसर आया था, एक दो स्टूडेंट का मैंने अभी आंसर देखा था, उन्होंने कहा कि सर आप A47 को टारगेट बनाएं। तो देखो, अगर आप A47 को टारगेट बनाते हो और क्राइटेरिया फैब को रख दो तब भी सही है, आंसर तब भी आ जाएगा, और सेम आंसर यही आएगा जो इस वक्त ये आ रहा है। यानी आप टारगेट बनाते A47 को, यानी पुराने नाम को, और क्राइटेरिया आप इसको सपोज करते तब भी आंसर आता, सेम आंसर आता। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा बेहतर ये है। क्यों? क्योंकि हमें टारगेट किसको बनाना था, नए नामों को, और नए नाम थे कहाँ पे, फैब के लिस्ट में। रऊफ एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा जरा, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। और नए नाम थे कहाँ पे, फैब की लिस्ट में। तो ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट ये, लेकिन फॉर्मूला दोनों तरीके से सही होता, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा बेहतर ये है। तो इसी टू व्हील का ब्रैकेट स्टार्ट, पहली बात ये टारगेट बनाता नए नामों को, नए नाम थे कहाँ, फैब की लिस्ट में थे। तो फैब का जो भी पहला नाम था वो मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। कहता है यार ये तो आ गया, लुकअप वैल्यू तो आ गई, टेबल कहाँ है, कहाँ से तलाश करूं? मैंने कहा ये पड़ा हुआ टेबल, यहाँ से तलाश करो। F4 प्रेस करेंगे फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। कह रहा है यहाँ से रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था, यहाँ से क्या चाहिए था हमें, नेम चाहिए था। नेम कौन से कॉलम में थे, फर्स्ट कॉलम में थे। तो मैंने क्या दिया 1 और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए, राइट। अच्छा जी, हसाम मैंने हिंट दी अभी तो इफ एरर की, मैंने कहा खुद ट्राई करें, वो इंशाल्लाह फिर मैं, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। एक्स लुकअप, पहली बात तो नॉर्मल एक्सेल में रोज मेरे दोस्त इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, ये मैंने डेमो में आई थिंक आप लोगों के साथ डिस्कस करा था। एक्स लुकअप जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वो मल्टीपल क्राइटेरिया से खेलता है, मल्टीपल क्राइटेरिया से आप उसके में आंसर को सर्च कर सकते हैं एक्स लुकअप से। ये फर्क है वी लुकअप और एक्स लुकअप में। अच्छा जी, एक दो सवाल और थे। तो नीचे तो फिर एरर ही आएगा ना, जब वो मैच ही नहीं करेगा सीरीज मेरे दोस्त, तो फिर वो एनए का एरर ही शो करेगा। सही है। नहीं 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 नहीं, अब बस कॉलम आप नहीं करेंगे, कॉलम की जगह आपको कॉलम नंबर बताना होगा, आप रेंज नहीं लेंगे वहाँ पे, आपको कॉलम नंबर बताना होगा, ये याद रखना। सही है बस, क्योंकि जो तरीकेकार है मेरे दोस्त, हमें उसी के मुताबिक चलना है। हम वहाँ पे रेंज नहीं लेंगे बल्कि कॉलम नंबर लिखना होगा। आगे बात समझ में क्लियर है स्टूडेंट, आज यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को? तो यहाँ पर आके आज हमारा वी लुकअप का चैप्टर स्टार्ट हो गया, और वी लुकअप की तीनों वर्किंग हमने कर ली है, कॉन्सेप्ट ले लिए हैं। अच्छा जी सर, ये एक मिनट रुकना यार सर, ये डॉलर साइन समटाइम्स सेल के राइट साइड या लेफ्ट साइड बस लगाया जाता है लॉक के लिए, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं है। राइट साइड लेफ्ट साइड आसान अल्फाज में कॉलम, राइट जो लेफ्ट साइड होता है वो कॉलम को फ्रीज कर रहा होता है, जो राइट साइड होता है मेरे दोस्त वो रॉस को फ्रीज कर रहा होता है, ये याद रखना। सही है ना, ये राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं होता है, ये एक पहला जो होता है लेफ्ट साइड जो होता है आसान अल्फाज में वो कॉलम को फ्रीज करता है, जो राइट साइड होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। रेंज को फ्रीजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है इसका आसान अल्फाज में। ऐसा इतना कंफ्यूज होने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आके आज हमारे वी लुकअप कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एश लुकअप में करवाऊंगा इसमें। ये सारी एग्जांपल्स तो दिए हैं मैंने इसकी। हाँ, अगर तुम ये पूछो कि सर कॉलम की फ्रीजिंग अगर हटा दें या रॉस की फ्रीजिंग हटा दें तो क्या होता है, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताऊंगा इसका एसन। सही है।
क्योंकि आपने जब क्राइटेरिया सेलेक्ट करा था सलमान, तो वो पूछा ये तो पूरा क्राइटेरिया, अब इस क्राइटेरिया में से रिक्वायरमेंट क्या थी मेरे दोस्त सलमान तुम्हें, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी थी, नेम्स की थी ना। तो नेम कौन सा कॉलम था सलमान, पहला कॉलम था ना। तो फिर तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 दिया है। आसिफ यार अभी तो जो वर्किंग में करवा रहा हूँ वही डेटा शेयर करूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करता हूँ कि आगे आके कुछ ऐसी शीट्स हों तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूँ, वरना जब ये कोर्स एंड होगा तो फिर फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम्हारे लोग के साथ शेयर करूंगा मैं, सही है। नहीं 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 ज़हीर, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखना। सही है। तो खैर स्टूडेंट, ये आज हमारा टॉपिक चैप्टर कंटिन्यू है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये शीट अभी शेयर नहीं करूंगा, लाजमी आते जब ये टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्लास में ही ये मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। वी लुकअप कंप्लीट हो गए, अभी इसमें एच लुकअप रह गया है, मल्टीपल वी लुकअप रह गया है, और वी लुकअप एच लुकअप से ज्यादा एडवांस जो अभी मार्केट में आया था, मैंने कहा था इंडेक्स और मैश, तो वो भी इंशाल्लाह इसी में मैं कवर करवाऊंगा। तो आज खैर यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है स्टूडेंट। तो थैंक यू सो मच अपना बहुत ज्यादा। इमरान मेरे दोस्त, बिल्कुल आपने जो मेल करी थी, आपकी मेरे दोस्त मेल गलत, वो मेल तो सही आई है, आपकी शीट भी सही आई है, लेकिन जो आपने क्राइटेरिया लिखे हैं, वो तो आप मेरे क्राइटेरिया से खेल रहे हैं, जो क्राइटेरिया मैंने दिया है इमरान, वही तो क्राइटेरिया है। एक मिनट में शीट दिखा भी देता हूँ, रुकना इमरान। ओपन भी करी हुई थी मैंने यार, एक मिनट रुको। राइट इमरान, देखो ये शीट है तुम्हारे पास, मेरी तुम्हारी इमरान सामने। यहाँ पर आके इमरान आपने करना, आपने करा क्या है, आप कह रहे हैं कि सर मैं फर्स्ट क्वार्टर की सेल अगर बड़ी हो, बराबर हो 2 लाख के, तो बोनस देना है 50,000 रुपए। फर्स्ट क्वार्टर की सेल अगर बड़ी हो बराबर पे 1 लाख के, तो उसको 25,000 रुपए देने हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर की सेल 50,000 हो या उससे बड़ी हो तो 7,000 रुपए देने हैं। फिर कह रहे हैं आप 50,000 हो या उससे बड़ी हो तो फिर क्या दे देना है, जीरो, यानी कि ये जीरो इसकी फॉल्स वैल्यू है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर आके फिर आपने एंड लगाया, तो भाई आपने ये वाली, अच्छा मेरे मैं अपनी वाली कंडीशन दिखाता हूँ। फिर तुमने दूसरे, इमरान देखो यहाँ पे क्या करा, तुमने कहा कि सर दूसरे क्वार्टर की सेल, यानी कि ये वाले क्वार्टर की सेल अगर बड़ी, यानी कंडीशन यही चल रही है इमरान, कंडीशन यही वाली चल रही है सब में, चारों क्वार्टर में। तो इन सबको तो इमरान आपने एक साथ ही सिलेक्ट करना होगा ना, अलग अलग नहीं कर सकते आप, इसको ये याद रखिएगा। आप ये कहें कि बार बार आप इसी को, अगर मैं ये करूं आपके मुताबिक, जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि सर अगर फर्स्ट क्वार्टर में सेलेक्ट करूं और उसकी सेल 2 लाख या उससे बड़ी हो, तो इमरान मुझे एक बात बता दो जरा आपको, कि आप 50,000 रुपए आप एक को तो दे देंगे, लेकिन फिर दूसरे वाले को 25,000 रुपए कहाँ पे देंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो एक ही आएगी ना इमरान, ट्रू वैल्यू को तो एट अ टाइम एक ही आ सकती है, मल्टीपल ट्रू वैल्यू तो हमारे पास नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है, मल्टीपल ट्रू वैल्यूज हमारे पास नहीं आ सकती, हमारे पास ट्रू वैल्यू एक ही आएगी। कि अगर मैं, चलो मैं ये सपोज भी कर लूं कि मैं सब में बी फाइव कर भी लेता इमरान, मैं आपको मुताबिक चाह रहा हूँ, अगर मैं बी फाइव कर भी लेता, तो यहाँ पर आके ये याद रखिएगा कि ट्रू वैल्यू एक ही आएगी, मल्टीपल ट्रू वैल्यूज नहीं आ सकती। आप चाह रहे हैं, मैं समझ गया, वो भी आपकी बात समझ गया कि आप चारों क्वार्टर का जो, लेकिन चारों क्वार्टर पे मेरे दोस्त एट अ टाइम एक क्वार्टर में एक ही का बोनस मिलेगा ना, एक साथ सारे क्वार्टर के बोनस कोई मिल सकते हैं इमरान, वो सम कैसे करेगा। यहाँ पे आप देखो, जैसे ये वाला क्राइटेरिया था, मैंने आपकी जो कंडीशन थी उसको फॉर्म में ढाला है, तो यहाँ पर